कहानी डायन का इंतकाम, राइटर फरियाद फारूक, केस नंबर 6। ये मेडिसिन चाय में मिला देना, इसे पीते ही अलियान बेहोश हो जाएगा और हम इसको डायन कल्पनेत में ले जाएंगे। साकिब ने उरूसा के हाथ में मेडिसिन थमाते हुए कहा। मगर ये ठीक तो रहेगा ना? हम इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अरूसा को डर लग रहा था। नहीं अरूसा, अलियान के लिए हमें ये काम करना होगा। तुम जल्दी करो, अनवर भाई और रिफत भाभी भी आते होंगे, साकिब ने कहा। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, अरूसा कहकर कमरे से चलती बनी। थोड़ी देर में रिफत और अनवर भी कमरे में आ गए। क्या हुआ साकिब, काम हुआ या नहीं? अनवर ने आते ही सवाल किया। हाँ भाई, बस अरूसा गई हुई है, साकिब ने जवाब दिया। ठीक है, मगर बाकी के बच्चों का क्या? रिफत ने कहा। आप इनकी फिक्र न करें भाभी, वो सुबह ही घूमने निकल गए थे। लो, हो गया काम, अरूसा की आवाज़ आई। सब पीछे मुड़े। सब आ जाओ, अलियान बेहोश हो गया है, अरूसा ने कहा तो सब इसके साथ चल पड़े। ओह, तो ये बात है, हबीब ने सारी बात सुनने के बाद कहा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो डायन थी कौन और यहाँ सुलेमानी किताबों को लेने क्यों आई थी, इसे पता कैसे चला? हबीब ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। एक मिनट पापा, कहीं वो रवायन ही तो नहीं थी? अनीस ने कहा। नहीं, तुमने मुझे बताया कि वो बोली थी कि मैं एक डायन हूँ, अगर वो रवायन होती तो ज़रूर बताती, हबीब ने कहा। तो क्या पता ये रवायन किसी और मकसद के लिए आई हो या वो बताना ना चाहती हो, अनीस ने कहा। नहीं, एक डायन हमेशा अपनी ताकत ज़रूर बताती है। तुमने इसके नाखून देखे थे? किस रंग के थे? हाँ पापा, इसके नाखून काले थे। ओह, तो वो रवायन नहीं थी। जहाँ तक मैं रवायन को जानता हूँ, इसके नाखून नीले होते हैं, हबीब ने कहा। तो फिर अब हम क्या ढूंढेंगे? अनीस ने कहा। चलो मेरे साथ, ऊपर लैब में कुछ देखते हैं, वहाँ, हबीब ने कहा और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। अनीस भी हबीब के पीछे चल दिया। जैसे ही अनीस और हबीब ऊपर पहुँचे, लैब को देखकर दोनों के रंग उड़ गए। लो, पहुँच गए हम गार के पास। जंगल में साकिब ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा। चले, सब बाहर निकले। साकिब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। रिफत, अनवर और अरूसा भी बाहर आ गए। अनवर और साकिब ने बेहोश अलियान को बाहर निकाला और इसे कंधे पर उठा लिया। चलो गार में, अनवर ने कहा। ध्यान से, रिफत ने कहा। और सब गार की तरफ चल दिए। जैसे ही अब गार में दाखिल हुए तो अंदर मशल और मोमबत्तियां जल रही थी। सामने एक बहुत बड़े शीशे में एक लकड़ी और शीशे से बना ताबूत रखा हुआ था, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति थी और एक तरफ एक आमिल ज़मीन पर आंखें बंद किए हुए बैठे थे। आमिल के सर के बहुत लंबे और सफ़ेद बाल थे, दाढ़ी मूछें सब बिल्कुल सफ़ेद, और आमिल ने लंबा काला कुर्ता पहन रखा था जो इसके टखनों तक आ रहा था। सलाम बाबा जी, साकिब और अनवर ने दूर से कहा। आमिल ने आंखें खोल दी। आ गए तुम लोग? मैं कल रात से यहाँ आ गया था, आमिल ने कहा। हाँ बाबा जी, और हम आलियान को साथ लाए हैं, साकिब ने कहा। ठीक है, इसे मेरे सामने ज़मीन पर लिटा दो। साकिब और अनवर ने आलियान को एहतियात से ज़मीन पर लिटा दिया। और सब पीछे हट जाओ, आमिल ने इशारा करते हुए कहा। सब एक तरफ होकर खड़े हो गए। आमिल उठा और अपने रखी हुई मोमबत्तियाँ उठाई और आलियान के चारों तरफ रखकर इन्हें रोशन कर दिया और वापस आंखें बंद करके बैठ के कुछ पढ़ने लगा कि इतनी देर में बाहर ज़ोर से हवा चलने लगी और पूरे आसमान पर काले बादल छा गए और बहुत तेज़ तूफ़ान आने लगा। ये क्या हो रहा है अनवर जी? रिफत अचानक इस तूफ़ान से डर गई। भाभी, मुझे लगता है बाबा कोई ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं कि एक तूफ़ान आए और डायन को ताबूत समेत ही उड़ा ले जाए, रूसा ने कहा। तुम तो चुप ही रहो, साकिब ने कहा। आमिल ने आंखें खोल दी। तुम्हारा शक ठीक है, इस डायन का साया अलियान पर है और इस डायन को बहुत गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से ये तूफ़ान आ रहा है, आमिल ने कहा।
मगर बाबा ये तो पत्थर की बनी हुई है, अनवर ने कहा। ये पत्थर की ज़रूर है, मगर बहुत जल्द ये बाहर आने वाली है, मगर इसकी ताकतें अभी से ही बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, बाबा ने कहा। नहीं बाबा, हम नहीं चाहते ये दोबारा वापस आए, हमने बड़ी मुश्किल से इस डायन से पीछा छुड़ाया था, रिफत ने कहा। इस डायन का साया अलियान पर है और ये इसको लेकर ही जाएगी, बाबा ने कहा। मगर बाबा कोई तो तरीका होगा ना अलियान को बचाने का, साकिब ने कहा। एक ही तरीका है, कल ही अलियान का निकाह कल 12 बजे से पहले किसी ऐसी लड़की से करा दिया जाए जिसके सर पर इसके माँ बाप का साया ना हो, मतलब एक यतीम लड़की से, अरूसा ने कहा। हाँ, वो भी कल 12 बजे से पहले। लो भाभी, यहाँ तो न चट न पट और निकाह फटाफट, अरूसा ऊपर देखते हुए बोली। ठीक है, अब हमको यहाँ से जाना होगा, मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया तो मुश्किल होगा, अनवर बेग ने कहा। हाँ अनवर जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिफ़त ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बाबा जी आपने नहीं चलना क्या, साकिब ने पूछा। अरे वो बाबा जी हैं, चुटकी बजाएंगे और घर पहुँच जाएंगे, अरूसा ने कहा तो साकिब ने अरूसा को घूरा। सॉरी, अरूसा बोली। नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रुक कर इस डायन का कोई और बंदोबस्त सोचता हूँ। पूरे का पूरा लैब खाली था सिवाय टेबल्स के, और कुछ नहीं था। ओ माय गॉड, अनीस के मुंह से बेसाख्ता निकला। ये सब कैसे हुआ, हबीब सर पर हाथ रखते हुए बोला। सॉरी पापा, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, मैं हिसार बनाना और लॉक करना दोनों भूल गया था, अनीस ने शर्मिंदा होते हुए कहा। तुम जानते हो अनीस, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब हम किसी काली ताकत को, किसी मखलूक का सामना नहीं कर पाएंगे। हबीब की आवाज़ में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। जी पापा, मैं सलमानी किताबों को ठीक करने के चक्कर में ये भूल गया, अनीस ने कहा। इट्स ओके, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, हबीब ने कहा। क्या पापा, मुझे कब्रिस्तान जाकर चिला काटना होगा 3 दिन तक, हबीब ने कहा। जी पापा। तुम तब तक पूरा ख्याल रखना, जिस तरह आज मेरी गैर मौजूदगी में डायन ने वार किया, आगे से कोई और भी वार कर सकता है, तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा, हबीब ने अनीस के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। जी पापा, मैं ऐसा ही करूँगा, अनीस ने कहा। 1 दिन में शादी, वो भी एक यतीम लड़की से, ये कैसे होगा, रिफत ने कहा। हाँ भाभी, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, 1 दिन आखिर कैसे हो सकता है, और लड़की कहाँ से आएगी, अरूसा ने कहा। और आलियान से क्या कहेंगे कि क्यों इसकी शादी इतनी जल्दी करवा रहे हैं, साकिब ने भी कन्फ्यूजन से कहा। आलियान को तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे और निकाह का इंतज़ाम भी कर लेंगे, मगर मेन मसला है लड़की का, ऊपर से लड़की भी यतीम हो। अनवर ने हल तो सोच लिया, मगर लड़की का कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं तो कहती हूँ नेट पे इश्तहार डाल देते हैं, बेग खानदान के बड़े बेटे के लिए लड़की की अर्जेंट ज़रूरत है, अरूसा ने मशवरा दिया। नहीं अरूसा, इस तरह तो हमारे ख़ानदान में बदनामी हो जाएगी, और मेरी बहनों को तो तुम जानती हो, साकिब ने कहा। हमें इसी गांव में ही किसी अच्छी सी लड़की को देख लेते हैं, रिफत ने कहा। ठीक है, मैं अलियान को किसी तरह मना लेता हूँ, तुम लोग तब तक लड़की ढूंढो, अनवर ने कहा और कमरे से निकल गया। क्या शादी, अलियान शादी का नाम सुनकर उछल पड़ा। लेकिन पापा इतनी जल्दी, इम्पॉसिबल। देखो बेटा, तेरी भलाई के लिए हमें कल ही तुम्हारी शादी करवानी होगी, अनवर ने कहा। नहीं पापा, इतनी जल्दी शादी बिना किसी को बताए, ना ही रिश्ता देखा, मैं शादी नहीं कर सकता, अलियान ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारे सितारों के मुताबिक कल तक तुम्हारी शादी ना हुई तो तुम्हारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन पापा, मैं इन सितारों आमिल वगैरह को नहीं मानता और कुछ नहीं होगा, मुझे अलियान की तरफ से इनकार था। अलियान, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर तुम्हें एक खरोंच भी आई तो हम कैसे जिएंगे, जानते हो तुम, अनवर ने इमोशनल होते हुए कहा। मगर पापा, मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, और बगैर रस्म रिवाज के इस तरह अचानक, अलियान अभी भी नहीं मान रहा था। बेटा, हम कौन सा कह रहे हैं, हम रस्म रिवाज से शादी नहीं करेंगे। कल एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए और मुसीबत टल जाए तो तुम्हारे शहर जाकर शादी करेंगे। मेरा भी तो इकलौता बेटा है, मेरी भी ख्वाहिश है तुम्हारी खुशियाँ देखने की। फिर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, शादी कर ले, अनवर ने कहा। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ, अलियान ने दिल से ना सही मगर शादी के लिए हाँ कह दी। हाय, एक्सक्यूज़ मी,
पूरा बे खानदान इस अनजानी आवाज़ पे मुड़ा। सामने एक खूबसूरत लड़की, नीली शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा ओढ़े, हाई हील्स, गुलाबी होंठ, बड़ी सुनहरी आंखें और हाथ में एक सूटकेस। सबकी नज़रें एक लम्हे के लिए इस पर टिक गई। आप कौन? और उसने आईब्रोज उचकाते हुए पूछा। जी मैं सना, सना ने जवाब दिया। यहाँ क्यों आई हैं मोहतरमा? अरूसा ने सवाल किया। जी वो मुझे ऐड मिला था कि आपको एक ऐसी लड़की के रिश्ते की ज़रूरत है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, सना ने बताया। ओह अच्छा, आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। रिफत जल्दी से सोफे से खड़ी होते हुए बोली। साकिब और अनवर भी खड़े हो गए। जी, सना चलते हुए आई और रिफत के सामने वाले सोफे के पास खड़ी हो गई। अरे बेटा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना, अनवर ने कहा। अंकल वो बड़े खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ जाऊं? ओह अच्छा, सब मुस्कुरा दिए। सना भी बैठ गई। रिफत ने उरूसा को इशारा किया। जी मैं अभी आई, उरूसा कहते हुए चली गई। हाँ तो बेटा कुछ अपने बारे में बताओ। दरअसल मैं अमेरिका से 1 वीक पहले आई हूँ। मेरे पेरेंट्स की कुछ अर्सा पहले एक एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो गई। मैं बचपन से अमेरिका रही हूँ। मॉम डैड के बाद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, तो मैं अकेली ही अपने पापा का बिजनेस हैंडल करने लगी। बट अंकल आपको पता है आजकल के दौर में एक लड़की का अकेले रहना मुश्किल है। मैंने सोचा शादी कर लूँ, पर अपने ही मुल्क से, और 1 वीक पहले यहाँ आई हूँ। सना चुप हो गई। अरूसा चाय और समोसे ले आई। तो बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा, शादी के बाद कहाँ रहना चाहती हो? साकिब ने सवाल किया। अंकल मैं शादी के बाद सब कुछ अपने हस्बैंड के नाम कर दूंगी और मुझे घर के सारे काम आते हैं। अमेरिका में तो कोई सर्वेंट वगैरह काम पे नहीं रखा हुआ। मैं आपके बारे में सब कुछ मालूम करवाने के बाद ही यहाँ आई हूँ। अच्छा होगा आप मेरे बारे में सब कुछ पता करवा लें। सना ने सब कुछ तफसील से बता दिया। भाभी लड़की तो अच्छी है और लॉटरी भी, रिश्ता डन कर दो, अरूसा ने सरगोशी की। तुम ठीक कह रही हो, शायद अनवर से कहकर मैं इसका सब निकलवाते हैं और डन कर देते हैं। लड़की भी बहुत खूबसूरत है, रिफत ने भी आहिस्ता से कहा। तो ठीक है, आप ऊपर जाएं, गेस्ट रूम में आराम करें, तब तक हम आपको अपना फैसला सुना देंगे। निकाह की तैयारियां चल रही थीं। बे खानदान ने सना के बारे में सब कुछ मालूम करने के बाद रिश्ता डन कर दिया था और निकाह आज दिन 11:30 पे रख दिया गया था। सारा घर सजाया गया था और गांव के कुछ लोगों को भी बुला लिया गया था। यार हरीम, तेरा शहजादा तो तेरा होने से पहले ही पराया हो गया, अलीना ने हरीम से कहा। अलीना और हरीम दोनों यहाँ काम करने के लिए आई हुई थी। हरीम आना तो नहीं चाहती थी मगर खाला ने ज़बरदस्ती भेज ही दिया। चुप कर यार, ये भी कोई लड़का है डफर सा। मुझे तो कोई खूबसूरत लड़का चाहिए, हरीम ने सीढ़ियाँ उतरते हुए जवाब दिया। अच्छा, और कल तो बड़ा कह रही थी मेरा ख्वाबों का शहजादा, दिलबर राजा, अलीना ने तंजिया कहा। अच्छा तो तेरा किधर गया? हरीम ने सीढ़ियों पर ही रुक कर पूछा। मेरा तो यहीं कहीं होगा, तू चल ना, अलीना ने कहा। हरीम ने जैसे सीढ़ियों पे एक कदम बढ़ाया, इसका पाँव लड़खड़ाया और हरीम नीचे गिरती चली गई। हरीम ने आंखें बंद कर ली थी मगर अगले ही लम्हे वो किसी के बाजुओं में थी। हरीम ने आंखें खोली तो वो अलियान था। दोनों की नज़रें एक दूसरे के चेहरे पे टिक गई। ओहो, अलीना की आवाज़ पे दोनों होश में आए और खड़े हो गए। हरीम दूसरी तरफ जाने लगी। इंसान थैंक्स ही बोल देता है, अलियान ने कहा। थैंक्स किस बात का? तुमने हिसाब बराबर किया है, एक बार मैंने भी तुम्हें बचाया है। हरीम ने परसों रात की तरफ इशारा किया। याददाश्त बड़ी तेज़ है आपकी, अलियान ने कहा। बादाम नहीं खाती, फिर भी, हरीम कहते हुए चल दी। सना तुम तैयार? रिफत ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला, सना बेड पर लहंगा पहनकर बैठ गई थी मगर तैयार नहीं हुई थी। क्या हो सना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रिफत ने सना से पूछा। आंटी मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे मेरी मॉम तैयार करे, और यहाँ आप मेरी मॉम हैं तो क्या आप मुझे तैयार नहीं करेंगी? सना ने नज़रें झुकाते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। रिफत को सना पर बेहद प्यार आया। चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, रिफत ने कहा और सना को आईने के सामने बिठाकर इसे तैयार करने लगी। कुछ देर में सना तैयार हो गई। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, रिफत ने कहा। सना सच में बहुत हसीन लग रही थी। इसके गोरे चेहरे पर लाल गुलाल बहुत सज रहे थे। थैंक्स मॉम, क्या मैं आपको मॉम बुला सकती हूँ? सना ने रिफत को कहा। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम बुलाओ मुझे मॉम, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ ना, रिफत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सना खुशी से उठकर इसके गले लग गई। अब तुम कमरे में ही रहना,
अभी 10 बज रहे हैं, मैं इकरा और रूसा तुम्हें 11 बजे लेने आ जाएंगे, रिफत ने कहा। जी मॉम। रिफत कमरे से बाहर चली गई। सना खुद को शीशे में देख रही थी कि अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। लड़की ने अंदर आते ही दरवाजे का लॉक कर दिया। सना इसे अचानक देखकर डर गई। हु आर यू? सना ने सवाल किया। तेरी मौत, लड़की ने जवाब दिया। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? सना ने कहा। तभी लड़की की आंखें सफ़ेद हो गई, इसके नाखून लंबे काले हो गए और इसके छोटे से खुले हुए बाल चोटी में तब्दील हो गए। सना खौफ से चिल्लाने लगी कि डायन ने अपनी चोटी से सना का गला मजबूती से जकड़ लिया। सना की आवाज़ हलक में ही रह गई। आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट किस्त में।